Hello everyone. Today we discuss about book BEGC 133 British Literature. इसमें जैसा कि हम बात कर चुके हैं, मैं आपको ये 2 ब्लॉक करा चुकी हूँ। आज हम ब्लॉक नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। ये एक एक्ट है, प्ले है, आर्म्स एंड द मैन। इससे रिलेटेड जो भी इसकी समरी रहेगी, कैरेक्टर्स रहेंगे या जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, वो मैं आपको कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये हमारा ब्लॉक नंबर 3 है। इससे पहले 2 ब्लॉक मैं आपको करा चुकी हूँ और इसके बाद हमारा एक लास्ट ब्लॉक नंबर 4 और बचता है। उसको भी मैं भी कल तक मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी, क्योंकि हमारा पेपर इस वाले पेपर जो हमारा है ये 31 को है। तो उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसके बता दूंगी। और जो यहाँ पे पैराग्राफ्स जो पूछे जाते हैं, जो हमको रेफरेंस जो पोएम्स के हमको करने होते हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो में कराऊंगी कि किस टाइप से या कौन से पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है जिसको हमें अच्छे से एक बार देखने की नीड है, वो मैं आपको करा दूँगी। फ़िलहाल हम करते हैं हमारा ब्लॉक नंबर 3, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आर्म्स एंड द मैन। जो ये प्ले है, ये कहाँ पे किया गया था? बुल्गारिया प्लेस पे किया गया था। एंड कब लिखा गया था? 1894 में ये लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था 1898 में। तो ये कुछ डेट्स मतलब सन हैं जो हमको याद करने हैं कि 1894 में तो इसको रिटर्न किया गया था, इसको पब्लिश किया गया था 1898 में। जो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये प्ले है, ये 3 एक्ट कॉमेडी प्ले है, आर्म्स एंड द मैन। तो हम बात कर रहे हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो वैसे तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट मैं यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट्स हैं, मैं आपको 7 कैरेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले रैना पेटकोफ है, जो कि हमारी हीरोइन है इस वाले प्ले की। और ये बहुत ही एक डिलाइटफुल मतलब कि बहुत ही एक मतलब हंसमुख कह सकते हैं, इस टाइप की हमारी हीरोइन है। और ये जो लड़की होती है बहुत ही इनोसेंट होती है और ये मतलब अनमैरिड होती है ये। और मतलब कि ये इसको ना तारों से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब इमेजिनेशंस में ये रहना पसंद करती थी। इसको अच्छा लगता था तारों से बातें करना, मतलब कुछ मतलब अपनी मतलब जो इसके फीलिंग्स होती थी उनको वो तारों के साथ शेयर करती थी। नेक्स्ट है मेजर पॉल पेटकोफ, ये रैना के फादर हैं, और कैथरीन जो ये रैना की मदर है। नेक्स्ट ये है सर्गियस सारानोफ, ये रैना का फियोंसे है। रैना की यहाँ पे एंगेजमेंट हो चुकी है। जो ये सर्गियस है ये रैना का फियोंसे है। नेक्स्ट है लोका, जो ये लोका है ये एक ब्यूटीफुल फीमेल सर्वेंट है रैना के घर पे। मतलब यहाँ पे 2 सर्वेंट की बात की गई है। जो निकोला है वो तो मेल सर्वेंट है, जो लोका है वो फीमेल सर्वेंट है, बट दोनों ही रैना के घर पे काम करते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट कैरेक्टर है हमारा, ये कैप्टन है बुलंडस्किली। मतलब ये 34 ईयर का एक ओल्ड सोल्जर है, जो कि रैना के घर में बाय मिस्टेक आ जाता है और रैना को मतलब ये बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, ये इसको लाइक करने लग जाती है। ऐसा कुछ होता है स्टोरी में। जब मैं आपको स्टोरी समरी कराऊंगी तो मैं आपको आगे बताऊंगी। द टेक्स्ट ऑफ द आर्म्स एंड द मैन हैज़ 3 एक्ट, इसमें टोटल 3 एक्ट हैं। एंड ए प्रीफेस है, और एक इसमें प्रीफेस का मतलब होता है भूमिका, मतलब एक इसमें भूमिका बताई गई है और 3 इसमें एक्ट हैं। ईच एक्ट हैज़ बिन ब्रोकन इनटू 2 सेक्शंस, मतलब जो भी जितने भी यहाँ पे मतलब 3 एक्ट हैं, तो तीनों एक्टों को 2 सेक्शंस में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? फॉर द पर्पस ऑफ समरी एंड एनालिसिस, मतलब समरी अच्छे से हो पाए और हम इसको एनालाइज कर पाए, इस वजह से इसको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बाद में कराऊंगी, उससे पहले हम जान लेते हैं इसके समरी को। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे क्या कुछ होता है। जो रैना होती है ये कहाँ से स्टार्ट होता है प्ले। रैना अपने घर की खिड़की पे खड़ी होती है और वो तारों से बातें कर रही होती है। तो उसकी मतलब जो उसकी मम्मा होती है, जो उसकी मदर होती है कैथरीन, वो बोलते हैं क्या तुम अभी तक सोई नहीं हो? तो उस पर वो बोलते हैं कि अभी तो मेरे को तारों से बातें करनी मम्मा, और अभी मैं नहीं सोने वाली हूँ। तो उन्हें इस टाइप से बातें कर रही होती हैं।
तो जब भी मतलब थोड़ी देर में जो उनकी जो सर्वेंट होती है लोका, जो इनकी फीमेल सर्वेंट होती है वो आती है और वो बोलती है कि ना बाहर शूटिंग हो रही है, मतलब बाहर फायरिंग हो रही है, तो इसी वजह से आप अपनी मतलब विंडो वगैरह बंद कर लो। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, देयर इज शूटिंग आउटसाइड सो रैना क्लोजेज हर शटर्स, मतलब उन्होंने अपने नीचे के दरवाजे बंद कर लिए थे। लोका सेज देयर इज शूटिंग इन द स्ट्रीट, लोका ने बताया कि गली में शूटिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। एंड ए मैन ब्रेक्स इनटू रैना बेडरूम, और एक आदमी मतलब वो रैना जल्दी जल्दी में रैना विंडो को बंद करना भूल जाती है, और वो ऐसे मतलब तारों के बात करती हुई, मतलब ऐसे इमेजिनेशन में बात करती हुई वो ऐसे सो जाती है और वो विंडो को बंद करना भूल जाती है। तब उसको मतलब जो सो रही होती है उसको फील होता है कि हाँ उसके रूम में कोई घुस गया है। तो जब उसको फील होता है, जब वो देखती है तो एक बुल्गेरियन ऑफिसर होता है जो कम्स लुकिंग फॉर द एस्केप, जो बचने के लिए उसके घर में घुस गया था। एंड रैना हाइड हिम, और रैना ने उसको छुपा लिया था। रैना ऑफर्स द मैन चॉकलेट, और रैना ने उसको खाने के लिए चॉकलेट भी दी थी। इसके अलावा जब मतलब ये ऑफिसर था, जो ये कैप्टन था, इसके रूम में घुसा था, तो बाहर से जो उनकी जो सर्वेंट थी लोका, तो उसको लगा था कि उसके रूम में कोई है। तो वो जो लोका थी सर्वेंट, वो इसकी मम्मी को लेके रूम में आती है कि तेरे रूम में कोई है, बट रैना बोलती है कि नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं है, और रैना इसको छुपो देती है मतलब इस कैप्टन को। तो चली जाती है, तो उसके बाद ये उसको बाहर बुला लेती है कमरे में वापस। तो फिर ये इससे बातें करती है और ये इसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है रैना, इस कैप्टन की बातों से। तो फिर ये इसको एक चॉकलेट भी ऑफर करती है, और ये इसका नाम चॉकलेट कैप्टन ऐसा कुछ इस टाइप से कुछ रखती है। तो देन क्या होता है, द मैन डिस्क्राइब द कैवेलरी चार्ज, जो आदमी होता है वो उसको बताता है कि घुड़सवार जो सेना होती है उसके लिए चार्ज देना पड़ता है। एंड से सर्गियस वाज नॉट हीरोइक, और वो बताता है कि जो इसका जो फियोंसे है वो एक हीरो नहीं है, वो एक बहादुर सिपाही नहीं है। रैना एंटर्स विद कैथेरियन टू फाइंड द मैन, मतलब जो रैना होती है, जो वो ये कैप्टन होता है, ये अपनी मम्मी को बुलाने के लिए बाहर जाती है। अपनी मम्मी को, इसकी मम्मी के साथ इसका जो बिहेवियर था, या जो इसका मतलब ये बिल्कुल फ्रेंड के टाइप थी अपनी मम्मी के साथ बिल्कुल। तो अपनी मम्मी को बताने के लिए जाती है कि हाँ मेरे रूम में कोई है। तो इतनी ही वापस आके देखती है तो वो जो कैप्टन होता है वो इसके बेड पे ही सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, क्योंकि वो मतलब युद्ध में उसने मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो बेड पे ऐसे ही सो जाता है। तो बाद में क्या होता है, मेजर पेटकॉफ रिटर्न्स फ्रॉम द वार, जो इसके फादर होते हैं रैना के, वो वार से वापस आ जाते हैं। और सर्गियस रिटर्न्स एंड से ही इज़ रिजाइनिंग फ्रॉम द आर्मी, और साथ में जो इसका फियोंसे होता है वो भी आता है सर्गियस, और वो बताता है कि उसने भी रिज़ाइन कर दिया है आर्मी से। रैना एंड सर्गियस डिक्लेयर्स देयर लव, इन दो मतलब दोनों अपने लव के बारे में डिक्लेयर कर देते हैं। सर्गियस फ्लर्ट विद लोका, एक बार क्या होता है, सर्गियस इसके घर पे आया हुआ होता है रैना के घर पे, तो ये इसकी जो सर्वेंट होती है लोका उसको देखता है। लोका जो होती है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही सुंदर लड़की होती है, बट वो एक सर्वेंट थी, फिर भी मतलब इस सर्गियस को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये लोका होती है, ये उसको बताती है कि रैना है ना वो मतलब किसी अनदर मैन के साथ, मतलब उस कैप्टन के साथ रैना फ्लर्ट कर रही है। ये बात ये लोका इसके फियोंसे सर्गियस को बता देती है। बाद में क्या होता है, जो ये कैप्टन होता है, द मैन शोज अप टू रिटर्न पेटकॉफ कोर्ट। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब मतलब कि कैप्टन यहाँ पे आया हुआ होता है इनके घर पे, तो इसकी मम्मी और ये रैना दोनों मिलके इसको इसके फादर का ही कोट, आर्मी का कोट पहना के बाहर भेज देती हैं इसको बचाने के लिए, ताकि इस पर कोई अटैक ना करे, समझे कि हाँ ये इन्हीं की आर्मी का, इस वजह से। तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है, जो ये कैप्टन होता है ये वही कोट पहन के वापस आता है इनके घर पे। एंड जो कैथेरियन ट्राइज टू हाइड हिम, और कैथेरियन वही कोट था जिसको जो मतलब कैथेरियन ने और रैना ने इसको छुपाने के लिए इसको दिया था। पेटकॉफ आस्क फॉर हिज कोट, जो इसका फादर होता है उस कोट के बारे में पूछता है कि ये कोट तेरे को कहाँ से मिला, तो उस पर ये बताता है कि इसने ये इसकी कोठरी कमरे से नहीं चुराया है, बल्कि इन्होंने इसको दिया था बचाने के लिए। रैना ही एडमायर हर, वो ये कैप्टन बताता है कि रैना ने इसको
बचाने के लिए इसको दिया था, और वो रैना की यहाँ पे बहुत सारी तारीफ भी करता है। रैना आस्क ब्लंट्सकी कैप्टन्स अबाउट द पोर्ट्रेट शी लेफ्ट इन द कोट पॉकेट बट ही डिड नॉट सी इट। वो बताती है, रैना कहती है कि मतलब कि एक फ़ोटो था, शायद वो इसको आपकी पॉकेट में रख के भूल गई थी, क्या देखना क्या वहाँ पे कोई है। तो वो जो कैप्टन था वो बोलता है कि नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो क्या न्यूज़ आती है आगे, न्यूज़ अराइव्स ऑफ कैप्टन ब्लंट्सकी फादर्स डेथ। वो बताते हैं कि उसके फादर मर गए हैं, जो ये कैप्टन था इसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। एंड ब्लंट्सकी विल हैव टू टेक ओवर द फैमिली बिजनेस। और अब ये मतलब इसने भी आर्मी छोड़ दिया, अब ये फैमिली बिजनेस को संभालने लग जाता है। लोका टेल सर्गियस डेट रैना इज़ इन लव विद ब्लंट्सकी कैप्टन्स के साथ। लोका बताती है कि रैना जो ये कैप्टन है इसके साथ ही रैना लव कर रही है। सर्गियस चैलेंज हिम टू ए ड्यूल। सर्गियस चैलेंज करता है इस कैप्टन को कि देखते हैं हम एक ड्यूल करते हैं, हम एक द्वंद्व युद्ध करते हैं। पेटकोफ रिवल्स ही फाउंड्स द फोटो इन हिज कोट पॉकेट्स। पेटकोफ मतलब एक बदला लेता है, वो देखता है कि जो फ़ोटो है वो उसके कोट में है। एंड आस्क वो इज़ एंगेज टू हिम, और उससे पूछता है कि ये कौन है। सर्गियस आस्क लोका टू मैरी हिम। तो सर्गियस होता है वो लोका से कहता है कि तू मेरे से शादी कर ले, उस सर्वेंट को बोलता है। एंड जो ये कैप्टन होता है ब्लंट्सकी, ये चाहता है रैना से शादी करना। तो कैथरीन इन कंसर्न्ड ब्लंट्सकी इज़ नॉट ऑफ देयर सोशल क्लास। मतलब वो यहाँ पे कैथरीन जो होती है वो ये सोच के मतलब बहुत ही टेंशन में होती है कि जो कैप्टन है ये उनकी सोशल क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है। जो रैना थी उसके फादर तो मेजर थे ना, मतलब इस टाइप से वो उसकी माँ सोचती है। बट जो मतलब ये जो कैप्टन होता है वो बताता है कि ही हैज़ बोथ रैंक एंड वेल्थ, क्योंकि इसके रैंक भी है और वो अमीर भी है। और ये उनका और उसका क्या मानना है, डिम्स का मतलब होता है मानना। उसका ये मानना है कि यदि मेरी शादी रैना के साथ होती है तो ये एक बहुत ही अच्छा मैच होगा। मतलब एट लास्ट में क्या होता है कि जो सर्गियस होता है रैना का फ्यून उसकी शादी तो लोका के साथ हो जाती है, और जो रैना होती है रैना की शादी इस कैप्टन के साथ हो जाती है। ये इस एक्ट की हैप्पी एंडिंग होती है। मतलब जो जिससे प्यार करता है उसकी शादी उसी के साथ कर दी जाती है एट लास्ट में। तो ये हमारा ये प्ले था जिसकी मैंने आपको समरी कराई। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है। वह है इस राइटर के बारे में, राइट अबाउट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में लिखना है हमको। तो ये देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज सिंस शेक्सपियर। मतलब शेक्सपियर के टाइम से ये बर्नार्ड शॉ हैं, ये ग्रेटेस्ट राइटर हैं। ये एक अच्छे नाटककार हैं इंग्लिश लैंग्वेज के शेक्सपियर के टाइम से। ही स्टार्टेड हिज राइटिंग कैरियर। इन्होंने राइटिंग कैरियर स्टार्ट किया था बाय राइटिंग म्यूजिक लिखने से एंड थिएटर क्रिटिसिज्म एंड नॉवल लिखने से। हिज अर्ली अटैम्प्ट्स ए क्रिएटिव राइटिंग वर अनसक्सेसफुल। जो उन्होंने स्टार्टिंग में लिखी थी क्रिएटिव राइटिंग वो इनकी अनसक्सेसफुल रही थी। बट दिस राइटिंग बिकम्स द थीम ऑफ हिज लेटर ड्रामेटिक वर्क। पर बाद में जो इन्होंने लिखा है अपने ड्रामेटिक वर्क वो इनका बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। शॉ वर्क्स टायरलेसली एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन ऑल द फील्ड्स दैट ही वर्कड इन। तब इन्होंने बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो बहुत ही एक अच्छा कंट्रीब्यूशन अपना सहयोग दिया है हर फील्ड में जिसमें भी इन्होंने काम किया है। ही वॉज ए कमिटेड सोशलिस्ट, ए ड्रामेटिस्ट एंड इंस्पायर्ड थिएटर डायरेक्टर एंड ए कमेंटेटर ऑन म्यूज़िक, ड्रामा एंड फाइन आर्ट। मतलब बाद में ये एक सामाजिक कमेंटेड एक मतलब सामाजिक आदमी भी बने, ड्रामेटिक मतलब इन्होंने नाटककार भी रहे, ये थिएटर डायरेक्टर भी रहे और कमेंटेटर भी रहे म्यूज़िक में, ड्रामा में एंड फाइन आर्ट में। मतलब ये इनका काम है कि इन्होंने क्या क्या वर्क किया अपनी लाइफ में, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ बर्नार्ड शॉ प्ले आर्म्स एंड द मैन। मतलब जो आर्म्स एंड द मैन प्ले है क्या इसका टाइटल ठीक है? मतलब इस तरह से हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। द टाइटल आर्म्स एंड द मैन इज़ टेकन फ्रॉम, मतलब पहले तो बात हम ये कर रहे हैं कि जो ये टाइटल है आर्म्स एंड द प्ले कहाँ से लिया गया है। तो ये ड्रैडन्स ट्रांसलेशन ऑफ द ओपनिंग लाइन्स ऑफ
वर्गल एनेड, मतलब इनकी ये लाइंस हैं इसको ट्रांसलेट किया गया है। लाइंस क्या है वो? आर्म्स एंड द मैन आई सिंग, वो फोर्स्ड बाय फेट एंड होटी जोन्स अनरियलेंटिंग हेट, मतलब इस लाइन से लिया गया है ये वाला टाइटल। और ये लाइन किसकी है? वर्गिल एनेड की है, जिसको ड्राइडेंस ने ट्रांसलेट किया है। यहाँ से टाइटल लिया गया है। द एक्शन ऑफ आर्म्स एंड द मैन evolves out the backgrounds of war arms its impacts on the fate of the soldiers, मतलब जो ये एक्शन है इसमें आर्म्स एंड द मैन में, इसमें बैकग्राउंड वार का लिया गया है, युद्ध का लिया गया है, जो कि बता रहा है कि मतलब किस प्रकार से किस्मत होती है सैनिकों की, सोल्जर्स की। एंड दोज हु कम इन कॉन्टैक्ट्स विद थीम के मैन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ, जो मतलब कनेक्ट करते हैं थीम्स में, जो मतलब थीम ली जाती है इस प्ले में या किसी भी प्ले में, जो मैन होता है वो रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी अलग अलग शेड्स ऑफ लाइफ को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैज़ सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड हिज मिशन, मतलब उन्होंने अच्छे से अपने इस मिशन को कंप्लीट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। थ्रू हिज टाइटल, अपने टाइटल के थ्रू इन्होंने। इट इज़ थ्रू प्रोवोकिंग इंटरेस्टिंग एंड आयरनिक, मतलब जो इन्हें टाइटल दिया है वो बहुत ही प्रोवोकिंग है, मतलब उकसाने वाला है, जगाने वाला है, हमारी सोसाइटी को इंटरेस्टिंग है, और आयरनिक है, मतलब बहुत ही मतलब मजबूत है। नो डाउट इट डील्स विद रोमांटिक लव, और ये रोमांटिक लव के साथ भी डील करता है ये वाला टाइटल। बट द मेन थीम इज़ द फिक्टिशियस ग्लोरी ऑफ वार, बट यहाँ पे मेन थीम क्या है? मेन थीम यहाँ पे मतलब इमेजिनरी, ग्लोरी होता है शोभा, मतलब यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे हैं वार के बारे में। Thus, Arms and the Man is a befitting title to a drama where war is the mainspring of action and thoughts, मतलब जो यहाँ पे टाइटल है आर्म्स एंड द मैन वो बिल्कुल बेफिटेड टाइटल है ड्रामा के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे मेन प्रेरणा क्या मिल रही है हमको वार के बारे में, एक्शंस और थॉट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए तो 2 क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट बता चुकी हूँ। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है कि जो ये आर्म्स एंड द मैन जो ये प्ले है ये एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी कैसे है, ये मतलब ये क्वेश्चन हमारा है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आर्म्स एंड द मैन ए रोमांटिक कॉमेडी सेट है ये एट द एंड ऑफ द 1885 सर्बो बुलेरियन वार, मतलब उस टाइम पे लिखा गया था। दिस प्ले इज एंटी रोमांटिक बिकॉज इन इट शॉ हैज़ अटैक्ड द रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक नेशन अबाउट्स लाइफ, मतलब यहाँ पे ये इसको एंटी रोमांटिक एक्ट क्यों कहा गया है इस प्ले को? क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारे राइटर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने अटैक किया है रोमांटिक और आइडियलिस्टिक, मतलब जो हमारे नेशन के बारे में इन्होंने यहाँ पे अटैक किया है, कि बताते हैं कि लाइफ में किस टाइप से ये होता है इसके बारे में। एंड इट इज़ अ कॉमेडी, एक कॉमेडी भी है बिकॉज इन इट हैज़ एक्सपोज्ड, कि यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है कि जैसे मतलब वो रहना देख लेती है लोका को अपने फियोंसे के साथ, मतलब यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है। एंड लाफ्ड एट द रोमांटिक इल्यूशंस, मतलब जो भी यहाँ पे भ्रम होते हैं रोमांटिक, तो उसके ऊपर भी हंसी आती है। अबाउट लव एंड वार, लव और वार के बारे में। इन आर्म्स एंड द मैन शॉ एक्सपोज द अनसाउंडनेस ऑफ द रोमांटिक व्यू ऑफ वार, और यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं शाह वो एक्सपोज कर देते हैं अनसाउंडनेस, मतलब बिना आवाज़ के ही रोमांटिक व्यूज़, वो भी किसके? वार के, वो हमको दिखा देते हैं शाह यहाँ पे। तो इसीलिए इस एक्ट को, इस प्ले को एंटी रोमांटिक कॉमेडी कहा गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब हमको ये बताना है कि मतलब बर्नार्ड शॉ प्ले कैसे डिस्कस करता है इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज़ को, जो कि ब्रिटेन में उस टाइम पे थे लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में, मतलब क्या वहाँ पे सोशल इशू थे ब्रिटेन में, वो चीज़ हमको बतानी है इस वाले क्वेश्चन में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज सिंस शेक्सपियर। ये वही लाइन दोबारा से मैंने लिखी है ताकि, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि आप लर्न कर लेते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखी है। ही स्टार्टेड हिज राइटिंग कैरियर बाय राइटिंग म्यूजिक एंड थिएटर क्रिटिसिज्म एंड नॉवेल्स सच एज इमेच्योरिटी एंड एन अनसोशल सोशलिस्टिक, मतलब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था म्यूज़िक के थ्रू, थिएटर के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, और बाद में ये एक सोशलिस्ट बन गए थे। हिज अर्लियर अटेम्प्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग वर अनसक्सेसफुल बट दिस राइटिंग बिकम द थीम ऑफ लेटर ड्रामेटिक वर्क्स में बाद में ये सक्सेसफुल हो गए थे।
आगे देखिए, ए प्रोलिफिक राइटर, मतलब बहुत ही फ्रूटफुल राइटर थे ये। शाह रोट मोर देन 50 प्लेज, मतलब इन्होंने 50 नाटक लिखे हैं। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्वेजियन ड्रामेटिक हेनरिक इब्सन, मतलब इनके थ्रू ये इम्प्रेस हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, इनके थ्रू ये लिखने लगे थे। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में क्या होता है, फाइंड ब्रिटिश थिएटर्स में जो थिएटर्स थे वो लाइफलेस थे एंड अनइंस्पायरिंग थे। तो शाह हैड वॉइस्ड हिज इम्पेशेंस विद द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द लंदन थिएटर में एंड प्लेडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्ले डीलिंग विद कंटेम्प्रेरी सोशल एंड मोरल प्रॉब्लम्स। तो मतलब जो वहाँ पे जो ब्रिटिश में थिएटर्स थे वो बिल्कुल लाइफलेस थे और मतलब बिल्कुल भी मतलब वो फीके पड़े हुए थे। तो वहाँ पे शाह ने मतलब वहाँ पे आवाज़ डाली बहुत ही अधीरता से, मतलब बहुत ही धीरे से, और वहाँ पे उन्होंने मतलब कैसे प्ले वहाँ पे एक्ट उन्होंने किए, जो मतलब जो वहाँ के कंटेम्प्रेरी मतलब जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम चली हुई थी सोशल और मॉरल जो प्रॉब्लम्स थी उनके थ्रू इन्होंने वहाँ पे प्ले बनाई। इन 1925 शाह वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर हिज वर्क, और इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ही ब्रॉट ए न्यू एनर्जी टू ब्रिटिश थिएटर, इन्होंने बहुत ही अच्छी एक नई एनर्जी दी है ब्रिटिश के थिएटर्स को, एंड गेव इट द कैपेसिटी टू एंगेज विद द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ द डे, और इन्होंने कैपेसिटी दी है ब्रिटिश थिएटर्स को कि वो एंगेज रहे, बिजी रहे अपने डेली रूटीन के इश्यूज़ को लेके। मतलब वो उसके थ्रू मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो जो भी इनके सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके वहाँ के थिएटर्स हैं या जो भी राइटर्स हैं वो मतलब अवेयर रहें, उसके थ्रू वो इनके थ्रू वो अपने सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करें। शाह ऑक्यूपाइड ए सेंट्रल पोजीशन इन ब्रिटिश ड्रामा, मतलब इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पोजीशन ली है सेंट्रल ब्रिटिश ड्रामा में टिल हिज लास्ट प्ले इन 1950 में। कब ली इन्होंने एक अच्छी पोजीशन? 1950 में। शाह प्लेज कंटिन्यू टू बी रीड, परफॉर्म्ड एंड डिस्कस्ड इन द 21st सेंचुरी, मतलब शाह ने जो प्ले लिखे हैं फिर भी लिखते रहे हैं इन्होंने, मतलब कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहे हैं, परफॉर्म करते रहे हैं, डिस्कस करते रहे हैं। कब? 21st सेंचुरी में भी। ही कंटिन्यूज टू सरप्राइज एंड प्रोवोक रीडर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, मतलब इन्होंने अपने रीडर्स को बहुत ही मतलब जगाया है, उनको अच्छे से पढ़ना सिखाया अपने रीडर्स को 21st सेंचुरी में। दो हिज सेटिंग एंड प्री ऑक्यूपेशन आर प्रीडोमिनेंटली दोज ऑफ इंग्लैंड ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब कि जो इनकी सेटिंग जो जिस तरीके से इन्होंने अपने प्ले को मतलब सेट किया था और जो इनका प्री ऑक्यूपेशन था उनको इन्होंने मुख्य रूप से देखे तो इंग्लैंड में इन्होंने अर्ली मतलब 20th सेंचुरी से पहले ही इन्होंने उसको अच्छे से वहाँ पे सेटअप कर दिया था। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। ये हमारा ब्लॉक नंबर 3 था जो मैंने आपको ये कराया है। इसे मैंने सबसे पहले तो आपको देखिए बताया था कि जो ये प्ले है ये कौन से प्लेस का प्ले है और ये कब लिखा गया, मैंने आपको ये बताया था। तो सबसे पहले प्लेस की यदि हम बात करते हैं तो ये बुल्गारिया प्लेस है और इसको कब रिटर्न किया गया था, इसको 1894 में इसको रिटर्न किया गया था और इसको 1898 में इसको पब्लिश किया गया था। और जो ये प्ले है, जो ये एक्ट है आर्म्स एंड द मैन, जो ये है ये 3 एक्ट कॉमेडी प्ले है। ये मैंने आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स बताए थे। रैना थी जो कि यहाँ पे हीरोइन है, ये मेजर पोल हैं जो कि रैना के फादर हैं, कैथेरियन ये इसकी मदर है, ये सर्गियस है रैना के फ्यूंसे हैं, और लास्ट में ये लोका है ये इसकी सर्वेंट है, फीमेल सर्वेंट है, और निकोला ये मेल सर्वेंट है, और ये कैप्टन है जो एक सोल्जर है। तो मैंने ये बताया था आपको कैरेक्टर्स के बारे में। फिर हमने जाना था इसकी समरी के बारे में। समरी मैंने आपको बता दी थी। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि इसकी समरी क्या है इस वाले एक्ट की। देन हमने समरी कंप्लीट की थी। समरी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक थी, समरी हमने कंप्लीट कर ली थी। और इस समरी की हैप्पी एंडिंग रही कि जो मतलब जो जिससे लव करता था उसको वही लाइफ पार्टनर मिल जाता है, उसी से उसकी शादी हो जाती है। तो ये हमने किया था। देन हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला किया था अबाउट आवर राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में हमने जाना था कि इन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं अपने लाइफ में लिटरेचर के लिए।
देन हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड ये था बर्नार्ड शॉ प्ले, तो टाइटल जस्टिफाई करना था हमको आर्म्स एंड द मैन के बारे में, तो ये मैंने आपको बताया था अभी। देन हमने क्वेश्चन किया था थर्ड क्वेश्चन कि जो ये प्ले है आर्म्स एंड द मैन, इसको एंटी रोमांटिक कॉमेडी प्ले क्यों कहा गया है, तो ये मैंने आपको इसका आंसर कराया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि कौन से सोशल इश्यूज़ थे ब्रिटेन में 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और हमारा ये ब्लॉक नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूँगी ब्लॉक नंबर 4 की, जो कि हमारा लास्ट ब्लॉक रहेगा इस वाली बुक का। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।